एक बार फिर स्वागत है आपका। हम प्रयागराज में हैं और क्योंकि अगर प्रयागराज में है, मैं आपको ये बता दूं कि 6 चरण का जो चुनाव था उसमें 3 चरण की वोटिंग जो है, पोलिंग वो हो चुकी है। जब हम प्रयागराज में हैं और यहां से आगे जाते हैं तो फिर गंगा की धार जो है वो हमको दिखती है। गंगा, माँ गंगा यहां से गुजरती हैं और कोई भी नदी हो उसमें एक मझधार जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। जब बीच मझधार फंस गए तो मतलब डूबे। सवाल यह है कि ये जो मझधार है, राजनीतिक चुनाव की जो चुनावी मझधार है, इसमें किसकी नैया पार हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सबके मन में ये बात आती होगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3 चरण हो चुके हैं, 3 चरण और बाकी हैं, तो कुछ हवा का रुख जो है वो लोग भांप रहे हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के दावे अपनी जगह हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खूब बढ़ चढ़ के दावे करती है। और अगर मैं दावों की बात करूं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम 400 प्लस लेकर आ रहे हैं, बीजेपी कहती है 350 प्लस लेकर आ रहे हैं, जबकि कुल मिलाकर अगर देखें तो जो चुनाव जो हो रहा है वो 403 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों के दावे अलग हैं, लेकिन जो सही आकलन है वो क्या है, वो क्या कहता है, इस सेशन में हम उस आकलन को छूने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ प्रयागराज और जो इस दौर में जो पूर्वांचल की बात करें, बल्कि मोटे तौर पर, क्योंकि हमारे साथ इस सत्र में कुछ खास पत्रकार भी हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है वो कैसा दिख रहा है। तो आइए आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस सेशन में जो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ देवेंद्र मिश्र जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं देवेंद्र मिश्र जी। मेरे साथ रोशनी कुशल जायसवाल जी हैं, कांग्रेस की युवा नेता हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं और यूपी में लगातार वो ट्रेवल कर रहे हैं बाय रोड जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी हवा उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ रतिभान त्रिपाठी जी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हम हवा का रुख जो है भांपने की कोशिश करेंगे, पर पहले राजनीतिक पार्टियों के दावों की बात कर लो। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि मैं जनता के पास भी आऊंगा, थोड़ा हवा का रुख जनता भी क्या देख रही है उस पर भी जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है हवा का रुख? दावे छोड़िएगा, हवा का रुख बताइएगा। जी, क्या माइक लेना जी। जी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। और लहर नहीं, सुनामी आने जा रही है। लहर नहीं, सुनामी है जी। हाँ। पिछली बार, इसको कहीं कोट कर दीजिएगा, पिछली बार 12 में हमारे पास 9 सीटें थी प्रयागराज की। इस बार मिनिमम 10 और 11 हो गए, तो समझिए कि मतलब करछवा इस बार भी हार जाएंगे आप। नहीं, क्योंकि करछवा एक ऐसी सीट है जो बीजेपी, करछला, जिसको बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। नहीं, बीजेपी नहीं जीत पाई। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पे जो मणि जी का परिवार है उनसे 2 बार लोगों ने छीना भी है, दूसरे दल के लोगों ने। और इस बार, पिछले बार हम थोड़े ही मतों से पीछे रह गए थे, इस बार वो कल्याण हो जाए। मैं जिस सीट की बात कर रहा हूं ये वो सीट है जो आज तक बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज तक कभी जीत नहीं पाई। तो ये देखना है कि जो दावा कर रहे हैं वो दावे में कितना दम है। लेकिन रोशनी जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस किस जमीन पर है? और दरअसल कांग्रेस ये जो चुनाव लड़ रही है, इसके पीछे शुरू में ये कहा गया था कि कांग्रेस अपने संगठन को रिवाइव करने के लिए चुनाव लड़ रही है। आपको लगता है संगठन रिवाइव हुआ? मकसद संगठन को रिवाइव करना है या जनता को यह मैसेज देना है कि उत्तर प्रदेश में लड़की ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी लड़ सकती है? देखिए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो महिलाओं के लिए एक अलग ही उत्साह लेके आया है। महिलाएं अब सोच रही हैं कि हम सशक्त हो सकते हैं, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। महिलाओं को इससे पहले 40% आरक्षण राजनीति में कभी नहीं मिला। ये ऐतिहासिक फैसला जो किया हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उससे हर महिला खुश है। और इस समय भाजपा वोट के लिए उतनी ही परेशान है जितनी कोरोना की सेकेंड वेव में जनता परेशान थी। और प्रियंका जी, आप कह रही है हर महिला खुश है। आपने जो पोस्टर गर्ल बनाई थी, और एक नहीं, आपकी 2-2 पोस्टर गर्ल जो हैं, जिनकी तस्वीरें आपने छापी थी, वो महिलाएं आपको छोड़ गई, तो ये कैसे मान लेगी सब महिलाएं खुश? पोस्टर गर्ल आम जनता में से किसी को बनाया गया था। जब करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्य 5 चेहरे जो कि जनता में से आए थे और कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे, तो उन्हें पोस्टर में जगह दी कांग्रेस पार्टी ने। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी उनके लिए। लेकिन
1 साल के पॉलिटिकल करियर में सबसे पहले प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए ये कहा कि मुझे पोस्टर में यूज कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन टिकट नहीं दिया। क्या किसी भी पार्टी में 1 साल मेहनत करने में, वो भी 2-3 महीने पहले वो एक्टिव हुई थी, क्या टिकट दिया जा सकता है किसी को भी? तो वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए दल बदलू नेता की तरह किसी और पार्टी में जाकर कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी, जो कि पूरी तरह फेल हुई। जनता अब समझदार हो चुकी है। जनता अब शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए कांग्रेस को वोट करेगी। भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश की दशा बना रखी है। रोशनी जी, आपने जो कहा, मैं इस डिबेट को आगे ले जाता हूं, लेकिन मैं एक कमेंट के साथ आगे ले जाऊंगा। वो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1 साल में जो है वो कोई कैसे सोच सकता है कि 1 साल काम करेगा उसको टिकट मिल जाए। यह अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों में जो नेताओं के बच्चे होते हैं 1 साल क्या 1 दिन में आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है, ये अलग बात है। ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया आपकी पार्टी पे, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि राजनीति में मैं ये राजनीति की हकीकत जनता को भी समझ में आनी चाहिए कि नेताओं के बच्चों के लिए 1 दिन भी पर्याप्त होता है, उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको पार्टी महासचिव का दर्जा भी मिल जाता है, पार्टी नेताओं के जो बच्चे होते हैं। लेकिन जनता जो है और जो जनता में से आता है वो 1 साल की मेहनत करे तो भी टिकट का दावा उसका नहीं बनता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए जनता को, इस देश में राजनीति किस तरह की होती है। और मैंने जिस सीट की बात करी थी, महोदय मैं इस पे कहना चाहूंगी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आता हूं आपके पास। मैं सिर्फ एक बात और जोड़ दूं, जिस सीट का मैंने जिक्र किया था वो सीट भी आज हम भली डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन आज भी राज परिवारों से जो जुड़ी सीटें हैं ना, वहां पे राज परिवारों के बच्चे ही जीतते हैं। ये भी डेमोक्रेसी की हकीकत है और सिर्फ यहां पर प्रयागराज की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, देश में कई जगह ऐसा होता है। अब आप अपनी बात करें, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा ने 2017 में सरकार बनाने से पहले जनता से बहुत महत्वपूर्ण वादे किए थे। भाजपा का मैनिफेस्टो क्या बता सकते हैं? यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था वो क्या था? ठीक है, मैं देवेंद्र और उसमें से कितने कार्य पूरे हुए? ओके, देवेंद्र मिश्र जी आ जाएंगे, उस अपना जवाब देंगे, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। जल्दी से देवेंद्र मिश्र जी आप कह दें। वो कह रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र था। जी जी माइक। 2017 में हमारे जो जैसे ये बोलने से पहले माइक लेना भूल जाते हैं, उसी तरह ये जनता से वादे करके भूल जाते हैं। 230 बिंदु थे हमारे, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि उसमें हमने 92% कामों को हमने जमीन पर उतारा। इस बार हमारे 2022 के चुनाव में 120 बिंदु हैं, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ वो 120 पूरे 92% हमने पूरे किए। सबका साथ सबका विकास, जो कहा सो किया। राम मंदिर निर्माण 370 किसी मुद्दे पे है, जो कहा सो किया। भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर का ही वादा था। मैं वादे पर भी आ जाता हूँ, वादे पर भी आ जाता हूँ। 2 मेहमान और हैं मेरे, और मैंने कहा कि ये डिबेट जो है मैं एक सिर्फ प्रयागराज जनता के सामने है कि इन्हें वादे भी नहीं याद है। आगे आ जाऊं, क्योंकि पूरे ही नहीं किए। आपके सामने बोल देंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि अरे भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे ही नहीं किए। आपकी अनुमति, थैंक यू सो मच। आपकी अनुमति तो मैं आगे बढ़ जाऊं। रुकिए मिश्रा जी, आपकी अनुमति हो प्रियंका जी, मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि तालियां बटोरने से चुनाव नहीं जीते जाते डिबेट में। इसलिए मैं कह रहा हूं डिबेट हम अच्छी करें, बढ़िया करें, लेकिन सिर्फ ताली बटोरने के लिए डिबेट ना करें, मुद्दों पर बात करें। मैं इसलिए आगे बढ़ता हूं। अवधेश जी क्या सिनेरियो आपको लग रहा है? आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने रोशनी जी के साथी लोग हैं, उत्साही हैं, ताली बजा लेने दीजिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा ताली इसमें नहीं तालियां बजनी चाहिए, लेकिन डिबेट ताली के लिए ना हो। मेरा ये मानना है डिबेट मुद्दों पर गंभीर मुद्दे। अशोक जी, पहले तो जिस कारण से मैंने अपने इतने बड़े लंबे पत्रकारिता जीवन में जितनी यात्रा उत्तर प्रदेश की चुनाव में कभी इतना मुझे करना नहीं पड़ा। उसके पहले निश्चित कुछ कारण थे, क्योंकि जो बीजेपी के बहुत सारे कोर इश्यूज थे जिसके लिए वो लड़ाइयां लड़ रही थी या उसको सपोर्ट भी मिला था, उसमें बहुत सारे काम हुए थे। जैसे कश्मीर के संदर्भ में 370 का हटना उसकी दृष्टि से बहुत बड़ा काम था। उसके पक्ष और विपक्ष में लोग हो सकते। आपको लगता है वो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है? आप अपनी बात रखिए। 4-5 मैं बता रहा हूं। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे थे, जो अयोध्या आंदोलन को लेके बीजेपी आगे बढ़ी और राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, उसके बाद का ये चुनाव है। तीसरा ये था
कि कॉमन सिविल कोड बीजेपी ने आज सच नहीं किया, लेकिन 3 तलाक के विरुद्ध कानून है या और भी ऐसे ऐसे काम किए जो कॉमन सिविल कोड बिना घोषित हुए कुछ हुआ, और उत्तर प्रदेश में उसका ज्यादा हुआ। गो हत्या निषेध के काम जितनी सख्ती से यूपी में हुआ, ऐसे बहुत काम थे। और जिस प्रकार से माफियाओं के खिलाफ हुआ, तो मैं ये देखना चाहता था कि जनता की नजर में ये मुद्दे हैं कि नहीं है, ठीक है, इसका असर है कि नहीं है जिसको कहा जा रहा है। तो इसलिए मैं 1 दिसंबर से लगातार मैं यूपी में रहा हूं, बीच बीच में दिल्ली भी गया अपने केंद्र पर। जो भी मुद्दे होते हैं अंततः राजनीति में जनता की अपने छोटी छोटी बातें, छोटी बड़ी बातें होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दा बनाती अंततः चुनाव उसी पर चला जाता है। ठीक है, तो ये बात है कि जहां भी इन विषयों पर मैंने पूछा, लोगों के मन में ये सारी बातें हैं, और एक क्रॉस पार्टी लाइन मैंने देखा कि भैया इसको टेप मत करिएगा, और लोगों ने कहा कि नहीं ये सब काम हुए हैं, और उसका समर्थन भी मैंने देखा है। 2 स्थिति है। लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो मुझे उत्तर प्रदेश में ये देख के अत्यंत दुख हुआ है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर तो एक कुछ प्रतिशत के लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे घूमते घूमते जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार लंबे समय से पीड़ित रहा है, फिर आकर के उस जातिवाद के घेरे में पूरा चुनाव फंसता जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं कल भी एक गांव में था, मैंने कहा कि आपको जिसको भी वोट देना है उसको वोट दीजिए, पक्ष और विपक्ष में, लेकिन थोड़ा जाति से ऊपर उठिए। कोई जाति तो हमारी, यानी आप कह रहे हैं इस बार का चुनाव जो है जाति के मुद्दों पर बहुत भयानक स्थिति है। बल्कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ जाति के लोग मिलते हैं तो मैं कहता हूं आपसे मैं पूछूं क्या, आपका तो निश्चित है, तो मुस्कुराते भी है कि हाँ सर हमारा तो निश्चित है। ये स्थिति हो गई है, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं किस जाति के लोगों से बात करूं। आपको बता रहा हूं, मैं जब यहां उत्तर प्रदेश में भी जब पूछता हूं कोई नाम, तो मैं फलाना कुमार हूं, तो मैंने कहा भाई आप कुमार हो सकते हैं, लेकिन वोट चूंकि आप जाति के नाम पर डाल रहे हो, मैं किसी से जाति नहीं पूछता था, तो अपनी जाति बताओ ताकि मुझे अनुमान लगे कि इस क्षेत्र में कौन जाति किसको वोट दे रही है। तो ये है। और एक बात जो और मैंने देखी, अवधेश जी एक बात यहाँ पर इसमें एक जोड़ लूं तो आपको क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश के लोग सुन रहे होंगे, ये पहला चुनाव मैंने एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुमत अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि हमको क्या करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये बड़ा निष्कर्ष मुझे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिला है, और इसके कारण मैं चिंतित हूं, क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा प्रदेश, जिसने देश को इतने प्रधानमंत्री दिए, बड़े बड़े नेता दिए, आंदोलनों में जो हर प्रकार के आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, जनसंघ के आंदोलन, कांग्रेस की आजादी के आंदोलनों में भूमिका, वहां ये स्थिति है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो इस समय का चुनाव है, इसमें परिणाम क्या आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानूंगा, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश के राजनेताओं को भी, यहाँ के पत्रकारों को भी, यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी गहराई से मंथन करना चाहिए। अभी कई दौर के चुनाव बाकी है। मैं 2 बातें यहाँ पे अवधेश जी ने जो कही वो अपने अनुभव से अपने, और बाकी मैं फिर उसके बाद में त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। ये उत्तर प्रदेश बिहार सब जगह की जो बात होती है, अक्सर ये कहा जाता है, और खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो अवधेश जी ने कहा कि एक जाति के आधार पर वोट हो रहे हैं, हो सकता है ऐसा जो उनका आकलन है वो सही हो, लेकिन इस तरह के अनुमान 2017, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके अनुमान ये थे, लेकिन जनता ने इन सारे अनुमानों को, जब ईवीएम खुली, काउंटिंग हुई, तो सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं कह रहा हूं कई बार मैं ये आपके लिए नहीं, मैं ओवरऑल हम सब राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कह रहा हूं, कई बार हम राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन अंत में बुद्धिमान जो है वो वोटर, मतदाता जो है वो कहीं ज्यादा बुद्धिमान। लेकिन आपने दूसरी बात भी कही, आपने कहा कि मतदाता बहुत भ्रम की स्थिति में शायद लग रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके अपने अपने कारण। मैं एक लाइन बोल दूं, मैं यही कह रहा था, लोगों को भी कहता हूं कि आप किसी को 2014, 2017 और 2019 में लोगों ने उसी जाति और संप्रदाय का विद्रोह करके भले किसी पार्टी को दिया, एक क्रॉस जाति उठ करके लोगों ने यहाँ 1985 के बाद कभी भी इतनी सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली जो बीजेपी और गठबंधन को मिला, लोकसभा में किसी को नहीं मिली जो 2014 और 17 में मिला। वो जाति से ऊपर उठ करके
किसी का सपोर्ट किया था, वो फिर घूम करके दुर्भाग्य से ठीक है। वो परिणाम क्या आएगा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं इसको समझने के लिए चाहता हूं कि यहां शायद नहीं होगा। ठीक है। कल मैं एक मंदिर पर था जहां पंडों के बीच में बातचीत कर रहा था, वहां भी मुझे यह दुर्भाग्य लगा देख करके। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अभी 4 उत्तर ठीक है, प्रदेश के लोग ओके। इससे ऊपर उठ करके वोट करने की कोशिश करें। मैं इस डिबेट में एक अपील भी कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी, आप क्या भांप रहे हैं जो इस इलाके में हवा का रुख और ओवरऑल उत्तर प्रदेश का सिनेरियो आपको दिख रहा है? ये चुनाव किस तरफ जा रहा है और जनता के लिए क्या इशू आपको क्या जो अवधेश जी की बात से सहमत हैं? 2 बातें जो उन्होंने कही, भ्रम में कुछ लोग हैं और कहीं ना कहीं जातिवाद एक बार फिर से फैक्टर बन गया। मैं अवधेश जी की कुछ बातों से सहमत हूं कि लोग जाति पर वोट करने की बात कर रहे हैं। लोग एक वर्ग, संप्रदाय उसको कहें तो संप्रदाय पर वोट करने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग सिद्धांतों पर का तो मामला एकदम खत्म हो चुका है। सिद्धांत किसी पार्टी के लिए बचा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धांत को परिभाषित करें और कहें, वो अलग विषय है। नेताओं के लेवल पर कोई सिद्धांत बचा नहीं है। और हाँ, जाति पर वोट क्यों ना करें या क्यों नहीं करना चाहिए? जब सारी पार्टियां जाति के नाम पर टिकट देती हैं तो क्यों नहीं जाति की बात होगी? त्रिपाठी जी, ये तो वही बात हो जाती है ना, मुर्गी ने पहले अंडा दिया या अंडे में से मुर्गी निकली? वही बात है। लोग वोट देते हैं, लोग इसलिए सुनिए, और पार्टियां देती हैं या पार्टियां इसलिए देती हैं क्योंकि लोग वोट करते हैं। अशोक जी, मेरी बात ये भी है कि अवधेश जी ने जो कहा कि जाति का उफान है, ये जाति का उफान पिछले चुनाव में भी था, इसके पहले चुनाव में था, इसके पहले वाले चुनाव में था, लगातार था। उत्तर प्रदेश 1989 की बात, यानी मंडल कमीशन के बाद से उत्तर प्रदेश में जातीय रंग बहुत गाढ़ा हुआ है, नहीं, पर बहुत गहरा हुआ है, और मैं तो कहूं कि बहुत काला हुआ है। ये नहीं दिखा त्रिपाठी जी। जी, आप अगर परिणाम देखेंगे 2017 के चुनाव परिणाम, वहां ये नहीं दिखा कि लोगों ने जाति के आधार पर वोट किया है। मैं किसी जाति का वोट, मैं किसी जाति की बात नहीं करता, लेकिन सर्वे में सर्वे था, उसमें भी एक क्रॉस पार्टी लाइन आया था कि किस जाति, जो लोग CSDS संस्थाएं करती है वो भी आया था। तो अवधेश जी की बात को मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक कह रहे हैं कि जाति की बात हो रही है, संप्रदाय की बात हो रही है और लोग इससे उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार मैंने बता दिया कि सारी पार्टियां भी उसके लिए हैं। हाँ, जिस जनता को ये नेता लोग विवेकशील बताते हैं, बहुत बुद्धिमान बताते हैं, बहुत जनार्दन की संज्ञा दे देते हैं, इन्हें ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं, एक्चुअल में जनता अपने हिसाब से ही फैसला करती है, जैसे 2017 में फैसला हुआ था। ठीक है, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस लेवल पर होगा, लेकिन जो मुद्दे 3 तलाक या फिर राम मंदिर या फिर सुरक्षा या फिर नारी सुरक्षा या फिर इधर कोरोना के दौरान जो भोजन की स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इन मुद्दों का असर स्वाभाविक है, लाजमी है, और इसीलिए यह किया भी गया था। तो मुझे ये लगता है कि काफी हद तक सरकार में बैठे लोग अपनी योजना में सफल रहे हैं, ऐसा दिखता है, और सफल हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऑडियंस के पास फिर दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ये रोशनी जी ये जरूर सवाल पूछेंगे कि भाई कौन से वादे हैं जो जरूर उनको पूछना चाहिए, और उसके बाद जो है मिश्रा जी उसका जवाब भी जरूर देने की कोशिश करेंगे कि किन वादों की जो रोशनी जी आप बात कर रही थी, मैं आपको मौका दूंगा, आप उन सवालों को उठाए, उन वादों को उठाए, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस के पास जाऊं, ऑडियंस क्या कह रही है। पर एक बात मैं इससे पहले की कोशिश कीजिए कि जो लोग हमारे अब तक सवाल नहीं पूछ पाए उनमें से कुछ लोग सवाल अपना लेकर आ पाए। लेकिन इससे पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो त्रिपाठी जी आपने कही, आज सुबह हम लोग जब प्रयागराज में थे तो सुबह चाय पीने हम ऐसे ही निकले चौराहे पर, हमने कहा किसी चौराहे पर चाय पी जाए, और एक बढ़िया चौराहा हमको दिखा जहां पर 7-8 लोग, बीच में अखबार थे, लोग अखबार पढ़ रहे थे, चाय की चुस्कियां थी, राजनीतिक चर्चा चल रही थी। तो हमें अच्छा भी लगा दिल्ली से आकर, कम से कम ऐसे शहरों में आज भी लोग राजनीतिक पार्टियों के बीच जो कार्यकर्ता, आम लोग होते हैं, कार्यकर्ता भी नहीं होते, आम लोगों की डिबेट होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, कोई कांग्रेस को, कोई बीजेपी को। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प सामने आई वो ये आई, हाँ मैं आ रहा हूं सर, एक बात जो बड़ी दिलचस्प आई वो सामने ये आई, एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में कभी यहां पर अतीक अहमद जैसे माफियाओं का राज होता था, और हम इस बात पे कम से कम खुश हैं कि आज यहां पे माफियाओं का राज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है जो हमें ये बड़ा मुद्दा है समाज में, इसका मैसेज है। मैं ये नहीं कहता परिणाम क्या आएगा,
पर इसका मैसेज बहुत जबरदस्त है और लोग इससे काफी हद तक उनको तसल्ली है। ये मेरा ये मानना है कि सरकार ने एक टोकन तौर पर काम किया है, ये पर है तसल्ली लोग। ठीक है, ऑडियंस को ले लें, फिर आप हम लोग अब पैनल पे। जी, मैं राघवेंद्र प्रसाद मिश्र एडवोकेट। मैं सारी पार्टियों से बात कहना चाहता हूँ, इस समय आज का जो परिवेश है, न तो जाति है, न तो धर्म है, और न तो किसी भी तरीके के कोई लोभ और लालच है। इस समय जनता काफी जागरूक हो चुकी है, विकास पर वोट करती है, सुरक्षा पर वोट करती है, सड़क पर वोट करती है और अपने देश के गौरव पर वोट करती है। इसलिए जात, धर्म और प्रलोभन ये सब कल की बात हो गई। ये सब बातें थी 2014 के पहले। 2014 के बाद जब से देश, ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग जाति के आधार पर वोट नहीं कर रहे। ये आपका मानना ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि कई बार जनता जो है, मतदाता जो है, हैरान कर दे राजनीतिक विश्लेषकों को। एक और सवाल फिर मैं ऑडियंस में आ जाता हूं। जात धर्म कुछ परसेंट में रहता है, ठीक है, वही विपक्ष के रूप में आता है। ठीक है, एक और ऑडियंस, फिर मैं यहां पर आता हूं। जी जी, मैं रंजन श्रीवास्तव, अधिवक्ता हूं उच्च न्यायालय में। कहां से आवाज आ रही है? आप खड़े हो जाएंगे अगर तो हम आपको। जी शुक्रिया। जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं अपने कांग्रेस की रोशनी जी से, जी विजन क्या है? क्या लड़ाना ही विजन है? जात, धर्म, लिंग, ये अनुपात ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं कोई ऐसा विजन लाते? आज की तारीख में क्राइम इतना बढ़ गया था इनके कार्यकाल में, तो कुछ ऐसा विजन बताइए जो आप करना चाह रही हैं। केवल बस महिलाओं को 40% दे दिया। नहीं, उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की बात की, वो विजन है। केवल महिलाएं राजनीति करें, पुरुष भी राजनीति करें, लेकिन कुछ अन्य विजन भी होना चाहिए। वो तो कुछ बताए, वो तो कुछ बता ही नहीं रही। ठीक है, ओके। नेशनल हित में, राष्ट्र हित में कोई योजना तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। सवाल से रोशनी जी, आप सवाल का जवाब और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रोशनी, सबसे पहले वो अधिवक्ता भाजपा के सपोर्टर है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता आप नहीं है, आप भाजपा के किसी न किसी पद पे या किसी न किसी उस पे जरूर है। ठीक है, आपको यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पर आकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगी। मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, और एक मिनट रुकिएगा सर। मेरा एक निवेदन है सभी पैनलिस्ट से, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि हम मुद्दों पर बात करें। अगर किसी नहीं, वो डायरेक्ट मुझसे पूछते हैं कि हाँ मैं भाजपा से हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लेकिन भाजपा से हैं सर हाँ, लेकिन आप बाहर भी थे तो भाजपा की तरफ से ही चीजें कर रहे हैं। सुनिए, ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। सुनिए और एक मेरा कांग्रेस का विजन पूछा है उन्होंने। एक मिनट, मेरा एक निवेदन है, मेरा सर, ओके, ठीक है, एक मिनट, मेरा निवेदन सिर्फ सर, एक मिनट। किसी भाजपा की रैली में दिखेंगे क्योंकि आज आपको देखा जा चुका है। नहीं रोशनी जी, एक मिनट। ठीक है। मेरा नहीं, रोशनी जी एक मिनट, मेरा सिर्फ निवेदन है कि यहाँ जितने मेहमान हैं, चाहे ऑडियंस में चाहे मंच पर हैं, वो सभी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। किसी को भाजपा का, कांग्रेस सवाल जो पूछ रहा है उसको सवाल पूछने दीजिए। अगर राजनीतिक पार्टियां सवालों से, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर राजनीतिक पार्टियों को सवालों से डर लगता है विपक्ष के, तो कह दे कि भाई भाजपा, कांग्रेस के, सपा के जो लोग हैं उनमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर मैं ऐसा तय कर दूं तो मुझे लगता है ये हॉल खाली करना पड़ जाएगा। तो सवालों से भागिए मत, सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा के हो सकता है, आगे कांग्रेस के हो सकते हैं, पीछे सपा के हो सकते हैं, जो सपा के पैनल पे बैठना चाहते थे। तो यहाँ हर पार्टी के लोग हैं, उनमें से कई लोगों ने जो कार्यकर्ता की तरह से आए हैं, जो ऑडियंस की तरह आए हैं, उन्होंने मुझे यहां तक रिक्वेस्ट भेजी कि हमें मंच पे बैठा दीजिए, हम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो जितने लोग बैठे हैं उनमें कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरे किसी भी मेहमान के जो सामने बैठे हैं उनका यह कह के अपमान मत कीजिए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता, उनके सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि आप सब भाजपा के अगर हैं तो अच्छी बात है, आप अपना नाम बोल सकते थे कि मैं भाजपा का हूं। और मैं ये सवाल आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी कि आपने पूछा कि कांग्रेस का विजन क्या है, सिर्फ महिलाओं को लड़ा कर ही क्या चुनाव जीता जा सकता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बैठा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने कोरोना के सेकेंड वेव में अपने किसी परिचित को नहीं खोया होगा।
लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट जी, जिन्हें योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जाना जाता है, वो आके कहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जब बच्चा चीख के चिल्ला के कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, उस समय भाजपा डंके की चोट पे कह रही थी कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो भाजपा का काम है झूठ बोलना और कांग्रेस का काम है कार्य करना। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है 70 सालों में, और आज जो भाजपा बेचने का काम कर रही है, वो जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है वही बेचने का कार्य कर रही है। तो आज मैं आपके चैनल पर बताना नहीं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या क्या बनाने का सोच रही है, क्योंकि अगर जो हम लोग बताएंगे भी और जो हम लोग बनाने की बात भी करेंगे तो वो भाजपा बेच न दे। मैं एक बात दोबारा आपत्ति कर रहा हूँ रोशनी जी, मेरा एक मिनट, मेरा एक बात दोबारा आपत्ति है। आपने मुख्यमंत्री जी का जो नाम लिया, क्योंकि कल अभी बीजेपी के एक मिनट अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो अगर सोनिया जी का नाम लेंगे जो उनका पीछे से नाम था, तो फिर वो एक मिनट रोशनी जी प्लीज, इस तरह की डिबेट जो है ना, मैं मानता हूं दूरदर्शन नहीं करता। आप सुनिए प्लीज रोशनी जी प्लीज, इस तरह के बिलो द बेल्ट हमले करने वाली डिबेट हम नहीं करते। आप किसी प्राइवेट चैनल पर मुख्यमंत्री जी का नाम, जो मुख्यमंत्री जी मैंने, हो सकता है आपका भी नाम घर में कुछ और हो सकता है आज आपका नाम कुछ और हो, कल कुछ और हो जाए, और सोनिया जी का नाम कुछ और था, उनका बाद में नाम हुआ। तो अगर कल को बीजेपी ये बात कहेगी तो आप कहेंगे बिलो द बेल्ट है। महिलाओं का शादी से पहले नाम दूसरा होता है, लेकिन आदमियों का नाम शादी से पहले दूसरा नहीं होता। मैं अपने मंच पे मैं पहले ही कह चुका हूं, ना मैं जो सम्मानित लोग बैठे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, ना उनका अपमान बर्दाश्त करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के, ना चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, किसी के भी नेता का अपमान। अभी बहन मायावती जी के बारे में बात हो रही थी, मैंने तो ये कहा कि बहन मायावती जी अमिताभ बच्चन से बड़ा ब्रांड है उत्तर प्रदेश में और हैं, उसमें क्या हर्ज है। तो कृपया करके सम्मान सबका कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आपने जो कहा, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। वो कह रही है कोरोना काल में मिश्रा जी, वो कह रही है, मैं अब देखिए आऊंगा। हाँ। सर, बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं जी कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं, इस समय उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा क्राइम है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस की माननीय प्रियंका गांधी जी नारा देती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो इनका क्या विजन है कि ये अपराध को कंट्रोल करेंगी? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध पूरे प्रदेश। नहीं सर, एक मिनट में, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। रोशनी जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, इसका जवाब दोनों लोगों को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सिर्फ दुरुस्त कर दूं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 है, यूपी शायद दूसरे नंबर। यूपी नंबर, एंकर महोदय से प्रश्न नहीं है, मुझसे प्रश्न है, लेकिन कोई बात नहीं। में नंबर 1 है राजस्थान, रेप में नंबर 2 है यूपी, लेकिन टोटल हो सकता है, टोटल ठीक है, अपराध में यूपी नंबर 1 है। ओके, और प्रचार हो रहा है कि यूपी में अपराध ही नहीं है। ठीक है, हाँ, वो बात आपकी ठीक है। नहीं, उसका एक अवधेश चलिए बीजेपी कांग्रेस बात होनी चाहिए। ओके, डन, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपने झूठ प्रचार नहीं होना चाहिए। आपने जो रेप वाली बात की, आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है। अब रोशनी जी और मिश्रा जी इसका जवाब देंगे एक एक करके। आपने एनसीआरबी का डेटा बताया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच बताया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जहाँ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में नंबर 1 पे है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ही दलित बेटी जो हाथरस की घटना हुई थी, वो सबको याद होगी, उसके लिए आवाज़ उठाई थी और वहाँ गई भी थी। कुछ दिन पहले भी लखीमपुर का मुद्दा हुआ जहाँ पे दिन दहाड़े किसानों की हत्या कर दी गई, उसके लिए भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई थी, जहाँ पे उन्हें 3 दिन के लिए हाउस अरेस्ट रखा गया था। तो गांधी परिवार में पहली बार हुआ था कि किसी गांधी परिवार के सदस्य को 3 दिन हाउस अरेस्ट रखा गया था बिना किसी गुनाह के। तो जहां आप बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, बेटियों को न पढ़ने दिया जा रहा है ना ही बढ़ने दिया जा रहा है। मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने 9 साल की बच्ची के साथ उसी के स्कूल में स्कूल के स्वीपर ने बलात्कार कर दिया, और जो कि नॉर्मल स्कूल नहीं था, सनबीम लहरतारा, जो कि 10,000 रुपए प्रति माह उसकी फीस है, वहां पे बलात्कार होता है। फिर अगले ही दिन 6 साल के साथ बलात्कार होता है। लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ मिश्रा नहीं जी, कहते। मिश्रा जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कड़ा एक्शन लेगी। एक ऐसा कानून बनाएगी, विजन क्या है? एक वो ऐसा विजन कानून बनाएगी जिससे किसी भी बलात्कारी को बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचना पड़े कि वो अगर बलात्कार कर देगा तो उसके साथ इतना कड़ा मतलब सजा दे दी जाएगी पर वैसे उसको। मौत की सजा पहले ही है, मौत की सजा के बाद भी बलात्कार हो रहे मौत हैं। की सजा के राजस्थान में बाद हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। मौत नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी जब आपके निर्भया- चैनल के जब- माध्यम एक से। मिनट, एक मिनट उन्होंने विजन पूछा और अच्छा सवाल है विजन मुझसे। ही क्योंकि मैं बता एक रही मिनट, हूँ। एक मिनट रोशनी जी, उन्होंने विजन पूछा और मैं कह रहा हूं, एक मिनट सर, उन्होंने विजन पूछा और अच्छा सवाल है, क्योंकि जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद बाकायदा हत्या का उसमें प्रावधान किया गया कि बलात्कार के मामले में इससे कठोर क्या हो सकता है, पर निर्भया वाले केस के बाद भी लेकिन बलात्कार के कुलदीप मामले सिंह कम नहीं हुए। सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। ठीक है, कार्यों को भारतीय जनता पार्टी ही शरण दे सकती है, कांग्रेस पार्टी मिश्रा नहीं जी, दे सकती। जवाब दीजिए। जी जी 1990 से इनके जो विजन्स थे उस पर जनता ने जनादेश दिया इनको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 32 साल से बाहर है, 2014 से केंद्र में बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, बिना किसी वर्ग, जाति, धर्म के भेदभाव के सबके लिए समान विचारधारा रखती है। उत्तर प्रदेश में ये महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, ये घटनाएं हैं, ये बिल्कुल वर्मा जी ने जो बात रखी ठीक है, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम इसके ऐसे किसी भी कृत्य की निंदा के साथ साथ कठोर कार्रवाई करते हैं, और जितनी कड़ाई तत्परता से हमने कड़ाई और सजा दिलाने का काम किया हाथरस की बिटिया वो के कभी साथ किसी रात में सरकार ने नहीं उसका किया। शव पेट्रोल अभी- छिड़क के जला दिया अभी जाता है और ये कहते हैं कि हम प्रयागराज उस में पे घटना हुई कार्यवाही थी, करें। उसमें भी एक बच्ची के साथ ऐसा ही 2-4 साल के बाद हत्या हुई थी, और 3 दिन के अंदर हत्यारोपी बलात्कारी जेल के अंदर उचित धाराओं, सुसंगत धाराओं भेजे गए हैं। किसी के, आप समझ लीजिए, जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी सीधा स्पष्ट कहती है कि जो भी गलत करेगा वो जेल में रहेगा या टेनी प्रदेश जी के के बाहर, सुपुत्र को और क्यों या नहीं तो अभी तक? अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी। टेनी जी के सुपुत्र के बारे में जी, पूछना चाहूंगी वो कि वो अभी कानून तक ने- खुली कानून हवा ने में निर्णय सांसें दिया, क्यों वो ले रहे हैं? हमारा विषय नहीं है। अवधेश जी, हमने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, कानून से अवधेश छूटे जी, हैं, ओके ओके वापस कानूनी क्यों बात आ गए? मेरे पास समय नहीं। अवधेश जी, ओवरऑल आपने जो शुरू में कही, अब मैं एक कंक्लूजन पे आना चाहता हूं। क्या लग रहा है कि ये चुनाव वास्तव में फंसा हुआ है, अच्छी टक्कर है और चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं जैसे 2017 के थे? देखिए, मेरा जो निष्कर्ष है वो पहला ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ कोई बड़े मुद्दे आम जनता के पास नहीं है कि यह बहुत अत्याचार हो गया, ये सरकार बेकार है, उखाड़ फेंको। ओवरऑल एक सरकार को लेकर सहानुभूति हमने देखी है। यहाँ तक कि जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं उनसे भी पूछा, बोलते नहीं सरकार तो यही आएगी, सरकार यही आनी चाहिए, ये भी हमने टिप्पणी सुनी है। हम वोट दूसरे को दे रहे हैं। मैंने पूछा कि भैया वोट दूसरे को देगो तो सरकार कैसे आएगी? तो एक क्षेत्र से कैसे होगा? सरकार यही आएगी। दूसरी बात है कि इस सरकार का जो सबसे बड़ा यूएसपी लोगों के बीच देखा है, जो अभी आपने सुना, कानून और व्यवस्था। मैं गांव में गया जहां लोग साइलेंट थे, लेकिन हमने जब सब लोग चले गए अकेले में पूछा कि भाई क्या करना है, तो नहीं, दूसरी सरकार आ जाएगी तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, तो इसलिए बीजेपी को वोट देना पड़ेगा हमको। तो एक कानून और व्यवस्था जो है ना, ये इतना बड़ा यूएसपी इसमें बना हुआ है। कितना वोट में इसको टर्न होगा, बीजेपी कितना टर्न कराएगी, और इसका जवाब किसी पार्टी के पास नहीं। कोई कह दे कि आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन मैं 2014, 15, 16 का भी आंकड़ा घटा सकते हो, उसके आधार पर भी तो आंकड़े की तुलना होती है, हम लोग उसकी भी तुलना करें। जो तीसरी बात हमको ये दिखाई दी है कि उस उत्तर प्रदेश में एक समुदाय एक पार्टी को हराने के लिए जिस ढंग से आक्रामक है, मैं उन लोगों के बीच भी गया। मैंने कहा कि भाई आप एक पार्टी को दुश्मन क्यों मानते? कल लखनऊ में परसों था तो मैं गया उनके मोहल्ले में, बातचीत किया, वहां भी सरकार को लेके मैंने पॉजिटिव भाव देखा। एक नौजवान ड्राइवर आया, कहा कि सर हमने पूछा तुम्हारे साथ इस सरकार में कोई अत्याचार हुआ? उसने कहा कि नहीं हुआ है। तो ये एक यूएसपी है। अब वो वोट में कितना तब्दील होता है नहीं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार के विरोध में
कोई बड़ा माहौल जैसी विपक्षी पार्टियां कह रही है वैसा मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा है। सभी पार्टियों के वोटर हैं, वो बटे हुए हैं। ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है इस समय जो है बीजेपी के साथ पक्ष में। मोटे तौर पर देखें तो सभाएं जो हैं तमाम पार्टियों की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। हालांकि शुरू में कोरोना के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन हटी तो सभाएं जो है खूब बड़ी बड़ी हो रही हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इन सभाओं से कभी भी हवा का रुख नहीं भापना चाहिए, क्योंकि जो सभा में आते हैं, जो भीड़ होती है, वो वोटर में कन्वर्ट होती है नहीं होती, ये जो है इसको लेकर हमेशा एक डिबेट चलती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी, सपा, बल्कि कहूंगा कि बीएसपी और कांग्रेस का भी बहुत कुछ दांव पर है। कई पार्टियों के लिए तो ये मेक और ब्रेक जैसी सिचुएशन है, लेकिन नतीजा फिर जनता के हाथ में और जनता के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस सेशन में इतना ही, और हमारे साथ जल्दी दूसरे मेहमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अशोक जी, ये सेशन कंडक्ट करने के लिए खूबसूरती के साथ। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर अपर महानिदेशक समाचार को, कृपया मंच पर पधारें और हमारे मेहमानों को उनका स्वागत करें, उनको स्मृति चिन्ह दें और उनका स्वागत हो। प्रयागराज का चुनावी कुंभ, ये आपके शहर में जो डीडी कॉन्क्लेव आयोजित था, ये उसका अंतिम सत्र था। इसी के साथ प्रयागराज का चुनावी कुंभ यहीं पर संपन्न हो रहा है। इस समय आरपी सरोज जी अपर महानिदेशक हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, डीडी कॉन्क्लेव का स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। इस ऐतिहासिक धरती पर पहला डीडी कॉन्क्लेव ये आयोजित हुआ। हमें उम्मीद है आप सब ने जो यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन्होंने इसका आनंद लिया होगा। इसके अलावा जो लोग अपने घर पर मौजूद थे उन्होंने भी डीडी न्यूज़, डीडी यूपी और डीडी उत्तराखंड पर इस कॉन्क्लेव को लाइव देखा होगा। दूरदर्शन का प्रयास है कि स्टूडियो से बाहर निकलकर हम लोगों से सीधा इंटरैक्ट करें, और इस क्रम में ये डीडी कॉन्क्लेव आयोजित था। तो जनता के लिए ये छठा कॉन्क्लेव। फिराक गोरखपुरी इसी शहर के शायर थे। इस शेर के साथ उनको हम विदा लेते हैं कि हो जिन्हें शक वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।